आखिर क्यों बड़े से बड़े नेता के घर तांत्रिक का आना जाना लगा रहता है, वो भी गोपनीय तरीके से। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने तांत्रिक के कहने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी को टच किया था, और किस प्रकार एक तांत्रिक पूरे इलेक्शन में अपनी तांत्रिक शक्तियों को इकट्ठा करता है और अपने सहभागी को जीत दिलाता है। क्या तांत्रिक शक्तियों से ही सब कुछ है, या फिर ये एक झूठा भ्रम है? नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, पंच, सरपंच जैसे पद तक के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए, पूजा पाठ के लिए, तंत्र मंत्र करवाने के लिए एक से बढ़कर एक तंत्र विद्याओं में माहिर साधुओं को खोजते रहते हैं और तंत्र मंत्र करवाते हैं। अक्सर देखा व सुना गया है कि राजनेताओं और तांत्रिकों के बीच गहरे रिश्ते होते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देवी का वरदान प्राप्त है। तो चलिए हमारे साथ फिर एक नए सफर पर। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महा तंत्र विद्या को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली विद्या माना जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं तो कुछ इसे गहरी आध्यात्मिक विद्या मानते हैं। भारत की राजनीति में तांत्रिकों की भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। कई बड़े नेताओं के तांत्रिकों से संबंधों की खबरें आती रही हैं, लेकिन इसका ठोस प्रमाण मिलना मुश्किल होता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने राज्य को सुरक्षित रखने और शक्ति बढ़ाने के लिए राजगुरुओं और तांत्रिकों की मदद लेते थे। मुगलों और अंग्रेजों के समय भी गुप्त विद्या का उपयोग किया जाता था। आज़ादी के बाद भी कई राजनेताओं पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने सत्ता पाने के लिए तांत्रिकों की सहायता ली है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ राजनेता चुनाव से पहले विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करवाते हैं, जैसे काली पूजा, श्मशान साधना, हवन यज्ञ। इनका उद्देश्य चुनाव में जीत हासिल करना और विरोधियों को कमजोर करना होता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे एक गहरी विद्या समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्र मंत्र का कोई प्रमाण नहीं है। राजनेता इसे मानसिक शक्ति बढ़ाने और जनता को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विरोधी इसे चुनावी स्टंट या अफवाह बताते हैं। तो दोस्तों, अब एक एक कर कुछ नेताओं के तांत्रिकों से संबंधों की बात भी कर लेते हैं। थैचर। भारत सरकार में विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह ने इस बात का खुलासा अपनी किताब वॉकिंग विद लॉयंस टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट में साफ तौर पर किया है। नटवर सिंह ने विस्तार से चर्चा करते हुए लिखा कि चंद्रा स्वामी को अंग्रेजी की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास को देखकर ब्रिटेन की पूर्व पीएम थैचर पूरी तरह हैरान थीं। थैचर के इस सवाल पर कि वो ब्रिटेन की पीएम बनेंगी तो कब तक बनेंगी, इस पर चंद्रा स्वामी ने 3 साल का समय बताया था, जो कि पूरी तरह सही साबित हुआ था। इतना ही नहीं, चंद्रा स्वामी ने यह भी बता दिया था कि थैचर ब्रिटेन की पीएम कितने समय तक रहेंगी। इंदिरा गांधी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने एक साधु के कहने पर अपने खिलाफ हो रहे तंत्र विद्या के इस्तेमाल को रोकने के लिए खुफिया एजेंसी आईबी को लगा दिया था। भारत के प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में एक रही हैं। ऐसा माना जाता था कि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता था। वह सर्वशक्तिमान थीं, लेकिन क्या उन्हें भी कोई भय सताता था, असुरक्षा का भय? ऐसा न होता तो भला एक प्रधानमंत्री को एक राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए इस दलील का सहारा क्यों लेना पड़ता कि वह एक तांत्रिक से उन्हें हटाने के लिए अनुष्ठान करा रहे थे? यह अब कोई छिपी बात नहीं है। उस वक्त को जीने वाले बहुत से लोग, बहुत से लेखक इस बारे में बता और लिख चुके हैं कि इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को
इस शक में कुर्सी से हटा दिया कि उन्होंने एक तांत्रिक अनुष्ठान कराया था। और इन सबको ध्यान में रखते हुए ही इंदिरा जी ने योग गुरु का सहारा लिया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सिर्फ योग गुरु ही नहीं थे, बल्कि तंत्र मंत्र और रहस्यमय शक्तियों के कारण भी मशहूर थे। ऐसा कहा जाता था कि वे गुप्त तांत्रिक विद्या में निपुण थे और अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इन शक्तियों का उपयोग करते थे। वे इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बेहद करीबी थे। उनका इतना प्रभाव था कि वे किसी भी अधिकारी का तबादला करवा सकते थे और अपने खिलाफ बोलने वालों को नुकसान पहुंचा सकते थे। कहा जाता था कि वे मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं से किसी का बुरा कर सकते थे। इंदिरा गांधी भी उनकी इन शक्तियों से प्रभावित थीं और उनकी सलाह मानती थीं। उनकी रहन सहन और उनकी बातें रहस्य से भरी होती थीं। उनके बारे में अफवाहें थीं कि वे अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे सिर्फ योग ही नहीं बल्कि तंत्र और तांत्रिक अनुष्ठानों के भी जानकार थे। यह कहा जाता था कि वे शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तंत्र प्रयोग करते थे। वे इंदिरा गांधी को उनके शत्रुओं से बचाने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे और भविष्यवाणी भी करते थे। अपने दुश्मनों को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त विधियों का उपयोग करते थे। मंत्रों और अनुष्ठानों से राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखना उन्हें अच्छे से आता था। इंदिरा गांधी को विश्वास दिलाना कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और उन्हें तंत्र के जरिए बचाया जा सकता है। योग और तंत्र का ऐसा मेल कि लोग उन्हें अति शक्तिशाली मानते थे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। उनका जन्म कोलकाता में एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। कॉलेज से ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1984 में जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर वे अपनी युवावस्था में कांग्रेस में शामिल हो गईं। उसी सीट को 1989 में उन्होंने खो दिया था और 1991 में फिर से जीत हासिल की। 2009 के आम चुनावों तक उन्होंने सीट को बरकरार रखा। उन्होंने 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और 2 बार रेल मंत्री बनी। एनडीए और यूपीए दोनों के साथ गठजोड़ के बाद नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के दौरान बनर्जी की प्रमुखता और भी बढ़ गई। अंत में वे 2011 में और 2016 में भी अधिक बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गईं। ममता बनर्जी बंगाल में बार बार चुनाव जीतने के लिए क्या करती हैं? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हमेशा ज्यादती होती आई है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी हर बार चुनाव में अपनी जीत हासिल कैसे कर लेती हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। कहा जाता है कि चुनाव से पहले ममता भी तांत्रिक विद्या का सहारा लेती है। कमलनाथ कांग्रेस नेता। मान्यता है कि तंत्र मंत्र में बहुत शक्ति होती है। अगर सही प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में भले इन बातों का जिक्र हो, लेकिन विज्ञान इन बातों को सिरे से खारिज करता है। इसके बाद भी जनता पर राज्य करने वाले नेता तंत्र मंत्र का खूब सहारा लेते देखे जाते हैं। खासकर चुनाव के वक्त यह क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। मान्यता है कि राजनेता विजय अनुष्ठान करवाते हैं, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए की जा रही तंत्र साधना की खबर सामने आते ही राजनीतिक हलकों में वाद विवाद छिड़ गया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतंत्र में साधना और उपासना करना है तो जनता की करें। लोकतंत्र में साधना और उपासना अगर किसी की होती है तो जनता की होती है। आखिर तंत्र मंत्र से चुनाव कैसे जीते जाते हैं, यहाँ हम आपको पूरी बात बता रहे हैं। दरअसल देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, जहां पर पश्चिमी शिवलिंग महाकाल स्वयंभू विराजमान है। मंदिर के पीछे मां हरसिद्धि विराजित हैं। महाकाल मंदिर के पीछे मां शिप्रा मोक्षदायिनी नदी है। नदी के पास ही श्मशान भूमि भी तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती है।
नवरात्रि के पर्व पर बाहर से तांत्रिक आकर यहाँ तंत्र क्रिया करते हैं। तांत्रिक दावा करते हैं कि नवरात्रि में तंत्र क्रिया की जाए तो सफलता अवश्य हासिल होती है। राहुल गांधी बग्गा के मुताबिक कांग्रेस नेता ने उन्हें बताया था कि तांत्रिक ने राहुल गांधी को भाषण के तुरंत बाद किसी भी तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी छूने की सलाह दी थी। अब चूंकि राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं छू सकते थे, इसलिए वो उन्हें गले लगने के बहाने वहां तक गए और इसी बीच उनकी कुर्सी भी छू ली। तो इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी भी तंत्र मंत्र और तांत्रिकों से संबंध रखते हैं। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन असाधारण है। एक साधारण चाय बेचने वाले से भारत के सबसे बड़े नेता और फिर दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में शामिल होना किसी चमत्कार से कम नहीं। लोग उनके कट्टर समर्थक हों या विरोधी, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनके जीवन का सबसे रहस्यमयी समय वह 3 साल है जब उन्होंने हिमालय की गुफाओं में साधना की। अहमदाबाद के एक संत लाल बाबा नागा जी के अनुसार मोदी ने केदार घाटी की गरुड़ चट्टी स्थित हनुमान गुफा में 2 साल बिताए, जहां उन्होंने महान संतों के सान्निध्य में गहन साधनाएं की। इन साधनाओं ने उनके व्यक्तित्व को अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास दिया। संतों का मानना है कि मोदी को ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे कोई भी नकारात्मक ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नागा बाबाओं के अनुसार मोदी रोज सुबह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी वाणी है। जब वह बोलते हैं तो उनके समर्थक जोश में आ जाते हैं और विरोधी परेशान हो जाते हैं। उनकी संवाद शैली पर लिखी गई किताब स्पीकिंग द नरेंद्र मोदी वे में बताया गया है कि उनकी भाषण कला ने उन्हें दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में प्रभावशाली वाणी के लिए नवम महाविद्या माता मातंगी की उपासना की जाती है। माना जाता है कि मोदी की प्रभावशाली वाणी इस बात का संकेत देती है कि उन्हें माता मातंगी का आशीर्वाद प्राप्त है। एक और खास बात यह है कि उनके विरोधी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं या फिर मानसिक रूप से अस्थिर होकर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। उन पर कई बार हमले की साजिशें रची गईं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। पीएम मोदी सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधक भी हैं। उनकी शक्ति, साधना और संकल्प उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करती है। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए मध्य प्रदेश में यज्ञ और तंत्र साधनाएं की गई थीं। उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान में यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए विशेष तंत्र क्रिया आयोजित की गई थी। इस साधना का आयोजन तांत्रिक अघोरी बाबा बम बम नाथ ने किया था, जो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। बाबा बम बम नाथ का मानना था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से गुंडा राज खत्म हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ को पाना नहीं था, बल्कि जनकल्याण के लिए यह साधना की गई थी। बाबा ने दावा किया था कि उन्होंने इससे पहले उमा भारती और मायावती को भी मुख्यमंत्री बनने से पहले आशीर्वाद दिया था, लेकिन वे बाद में उनके पास नहीं लौटे। महाकाल की नगरी उज्जैन तंत्र साधना के गढ़ के रूप में जानी जाती रही है। चुनावों के दौरान यहाँ तंत्र क्रियाओं का विशेष महत्व रहा था। बाबा बम बम नाथ, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े थे, खुद को और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरु भाई मानते थे। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के प्रत्याशी और उनके समर्थक भी गोपनीय रूप से यहाँ तंत्र साधना कराने पहुंचे थे। यही कारण था कि 5 राज्यों के चुनावों में उज्जैन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी। यह पहला अवसर नहीं था जब चुनावी माहौल में उज्जैन में किसी पार्टी की जीत के लिए तंत्र क्रिया की गई थी। इससे पहले भी यूपी, एमपी और अन्य राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान उज्जैन के चक्रतीर्थ, श्मशान घाट और मां बगलामुखी माता मंदिर में तंत्र क्रियाएं होती रही थीं। कर्नाटक
और आंध्र प्रदेश के राजनेताओं का श्मशान तंत्र प्रयोग। कई खबरों में दावा किया गया कि कुछ नेता चुनाव से पहले श्मशान में तांत्रिक अनुष्ठान करवाते थे। मध्य प्रदेश और बंगाल के नेताओं पर तंत्र विद्या के आरोप। चुनाव के दौरान तांत्रिकों के साथ नेताओं की तस्वीरें वायरल होती रही हैं। कुछ प्रसिद्ध तांत्रिकों के अनुयायी बहुत ताकतवर होते हैं। इनमें राजनेता, व्यापारी, फिल्मी सितारे और खिलाड़ी शामिल होते हैं। राजनीतिक समर्थन। तांत्रिकों को बड़े नेताओं का समर्थन मिलने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है। गुप्त अनुष्ठान। कई बड़े तांत्रिक गुप्त अनुष्ठान करवाते हैं जिनकी जानकारी बाहर नहीं आती। राजनीति और तंत्र का यह गठजोड़ अब भी रहस्य बना हुआ है। कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे शक्ति प्राप्ति का साधन। सच चाहे जो भी हो, लेकिन यह विषय हमेशा विवाद और चर्चा का केंद्र रहेगा। क्या तंत्र सच में सत्ता दिला सकता है या यह सिर्फ एक कल्पना है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति अपने विश्वास और अनुभव के आधार पर देगा। तो दोस्तों, आप राजनेताओं और तांत्रिकों से उनके संबंध पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।